गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और बस 1 मिनट बाकी हमारे टाइम 5 बजे मीटिंग शुरू होने को। और मैं देख सकती हूँ यहाँ पे सारे लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अपने अपने ग्रुप में और भी लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 ही शानदार होने वाला है। मतलब जितने दिनों से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, शायद आज का सेशन इतना शानदार तो मतलब इतनी शानदार चीज हम लोग को पहले कभी नहीं मिली थी, जो मैं अभी बताने वाली हूं आप सबको। और वो आप सबके पास मैसेज चला भी गया है। ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ग्रैंड ऑफर में है, जो आज हम सबको मिलने वाला है। इसलिए हर कोई 5 बज चुका, और आप सभी एक जल्दी जल्दी कॉल कर ले। जितने लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तुरंत कॉल करें, क्योंकि जितना ज्यादा अपनी अपनी टीम को हम लोग यहाँ इनवाइट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे बिजनेस को बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो देर ना करते हुए फटाफट अपने लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि 5 बज चुके हैं और हम लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं। ऋषि मैम का मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस मैम। अपनी टीम के साथ बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सबको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत एक्साइटेड है। हम सब बहुत एक्साइटेड है। लगभग लगभग लोग कुछ तो आ ही गए होंगे। 44 लोग आ चुके हैं हमारे साथ। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के जूम मीटिंग पे। और आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है, खास होने जा रही है, क्योंकि टाइम हो चुका है। और सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने अपने जगह से दिल से थैंक्स देंगे हमारे कंपनी के, हमारे ऑनरेबल, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे फाउंडर सर मिस्टर शाह सर का। क्लैपिंग अपने अपने जगह से एक बार, क्योंकि वजह बता रही हूं कि आज जो ट्रेनिंग मिलने जा रही है ये सर के बदौलत है। और सर ने हम सब के लिए बहुत बड़ी चीज को सोच रखे हैं। उनको लगने लगा था कि हम लोगों का बिजनेस कहीं ना कहीं रुक रहा है। और क्यों रुक रहा? क्योंकि सभी को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि हम लोग कभी भी पेशेंट को देख रहे हैं, तो हम लोग ठीक तरीके से शायद पेशेंट को बता नहीं पा रहे थे सारी चीजों को। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, थोड़ा हम लोग रुक रहे थे अपने काम में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इतनी शानदार बिजनेस होगी, इतने शानदार तरीके से हम लोग सासर के बदौलत हम लोगों को ये जो हम लोगों को आज मिल रहा है। जो मैं बता दूं आप सबको कि आज की ट्रेनिंग हम सबको मिल रही है, जो हमें प्रोडक्ट का जो पूरे के पूरे नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और आने वाले समय में भी 3-4 दिन के बाद, क्योंकि अभी जो लेट से जुड़ेंगे उनको नहीं पता होगा, मैं कंटिन्यू हूं। अभी 3-4 दिन के बाद से हम सभी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार को। सर ने हम सब के लिए बहुत गहराई से सोचे, और सोचने के बाद डॉक्टर राकेश कुमार को आज हम सब के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी पूरी एक्सपीरियंस को हम सबके साथ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब, और बताएंगे कि उनकी नॉलेज तो सचमुच में गजब की है। गजब की नॉलेज है उनकी। प्रोडक्ट की बात करूं तो हर एक प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस बीमारी में क्या देना चाहिए, ये आयुर्वेदा संबंधी जितनी सारी चीजें हैं, डॉक्टर राकेश कुमार को पता है सब कुछ। तो मैं एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करती हूं, जल्दी 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 अपने लोगों को बुलाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत हम लोगों के साथ है ही, और आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा और वेट करती हूं। इसके पहले मैं बता दूं हम आप सभी को कि बिजनेस को जो हम लोग कर रहे हैं, जिस बिजनेस में जोई वेलनेस को करते हैं, तो हमारी जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइनल कोड है, वो हमारा है प्रोडक्ट। क्योंकि प्लान तो हमारे पास गजब का है, प्लान हमारे पास शानदार है, हमारे पास कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। हम ऑर्डर करते हैं और किसी के यहाँ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जिसके यहाँ पे जैसा डिस्टेंस है वैसे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सब कुछ यदि शानदार है तो फिर शानदार क्या नहीं है?
शानदार वो है नहीं है जो कि हम लोग अपने कैटलॉग बुक से ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ओलियो में 24 तरह के इंग्रेडिएंट्स है, बट वो इंग्रेडिएंट्स किस किस चीजों में काम में आता है, किस बीमारी में एलोवेरा लिया जाता है, किस बीमारी में उसमें ग्रीन टी लिया जाता है, किस बीमारी में ये फैट के लिए लिया जाता है, या फिर उसमें सिबथोम है, सिबथोम किस में लिया जाता, वगैरह 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 सारी चीजें। जैसे उसमें 24 तरह के इंग्रेडिएंट्स है, तो क्या 24 तरह के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें नॉलेज है? शायद नहीं। बहुत सारे लोग, हम लोग बुक को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लेकिन आज हमारी ये परेशानी भी खत्म होने वाली है, क्योंकि जब हम लोग कुछ थोड़ा सोचते हैं तो हमारे आदरणीय सर, शाह सर हम लोगों के बारे में थोड़ा ज्यादा ही सोच लेते हैं, और उन्होंने ये सब कुछ देखे होंगे और उनको लगा होगा कि बिजनेस कहीं ना कहीं स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ठीक तरीके से किसी डॉक्टर के कंसल्ट में नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को भी बिल्कुल खत्म करने का सोच लिया, और उन्होंने अपने तरफ से हम लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कहूं तो आपके साथ वो सुबह के, मॉर्निंग के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक डॉक्टर साहब अवेलेबल मिलेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार ये आपके साथ, हमारे साथ ये रहेंगे सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक। और भी खास जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद बता देंगे कि वो कितने बजे तक और भी टाइम देना चाहेंगे, लेकिन अभी मेरे पास जितनी जानकारी है कि डॉक्टर साहब हम लोगों को कम से कम 10 से शाम के 5 बजे तक टाइम देंगे। तो इस बीच में हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर डॉक्टर साहब के पास फोन आ चुका है, क्योंकि पर्सनल नंबर पे हम लोग ज्यादा परेशान करेंगे, इसीलिए एक नंबर और है जो हम सबके साथ शेयर करेंगे। शायद उनका पीपीटी जब शेयर होगा तो लास्ट में उनका नंबर होगा। आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप अपने अपने डायरी पे, अपने अपने मोबाइल पे डॉक्टर साहब का नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पीपीटी के अंत में डॉक्टर साहब का नंबर रहेगा यहाँ पे। और देर ना करते हुए, अब मुझे लग रहा है कि एक बार देखना चाहिए, हम लोग 100 लोग क्रॉस कर चुके हैं, लोग बहुत एक्साइटेड है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लूं, मैं ज्यादा देर ना करूं। और बहुत सारी मुझे दिख रही है कि चेहरे पे पूरा स्माइल आ रहा सबके, मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोगों के इतनी खुश है कि क्या मतलब सर हम लोगों को क्या दे दिए। बहुत ही एक्सेलेंट एक्सेलेंट हो रहा है, ये सब सब कुछ बहुत गजब का होने वाला है। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि डॉक्टर साहब से आज मिलेंगे, डॉक्टर साहब की जानकारियां जितनी है वो हमारे सामने रखेंगे, और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को पता भी नहीं है, कितनी बीमारियां किस चीज में क्या लिया जाता है, क्या लेना चाहिए, किन्हें कितना देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, ये सारी चीजों की नॉलेज आज डॉक्टर साहब हमें देंगे। तो क्या आप सब चाहेंगे कि मैं डॉक्टर साहब को बुला लूं? सिर्फ मुझे ऐसे दिखा दीजिए, क्योंकि सभी म्यूट है। यस, मतलब मुझे नहीं ज्यादा देर देखना चाहते, डॉक्टर साहब को सभी देखना चाहते हैं, तो देर नहीं करूंगी, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है डॉक्टर साहब का। और देर ना करते हुए मैं चाहती हूं कि अब हम लोग हाँ 114 हो चुके हैं, 114 आ चुके हैं, अब भी 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी 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 अपने लोगों को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है। सर हम लोगों के लिए बहुत गजब की चीज दे दी है आज। और आप सब अपने अपने डायरी और पेन खोल लीजिए, एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, बाकी सारे फोन कॉल्स आज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब से, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सारी चीजों के लिए। और एक बार फिर मैं रिपीट करती हूं कि उनका नंबर पीपीटी के लास्ट में रहेगा, आप लोग जरूर नोट कर ले। और डॉक्टर साहब हमें रोज अवेलेबल मिलेंगे, सुबह मॉर्निंग, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। और एक्स्ट्रा टाइम और देना चाहे तो अभी मीटिंग के बाद आप लोग जरूर बात कर लीजिएगा। तो बस इतनी सी जानकारी के बाद एक बार फिर सभी की अपने अपने जगह से जोरदार क्लैपिंग के साथ
जोरदार तालियों के साथ, ढेर सारे प्यार और सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी आप लोगों के सामने में हमारे डॉक्टर राकेश कुमार को। तो सो प्लीज डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। जी। गुड इवनिंग जॉय वेलनेस फैमिली को सबसे पहले तो। गुड इवनिंग सर, गुड जी। इवनिंग। सबसे पहले तो मैं ग्रेसी मैम का और एमडी सर का काफ़ी सारा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, कैसे थैंक आप यू। कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास, ठीक है। बहुत अच्छे हैं। आप कैसे मैं हैं सर? जी मैम एकदम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज डॉक्टर राकेश। आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो नॉलेज है उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में पता नहीं रहता है ना। दूसरा ये यस, है कि अपनी जो बॉडी की स्तंभ जिसको कहते हैं त्रिस्तंभ है ना, जिसको यस, वात पित्त कफ कहते हैं आयुर्वेद में, यस। यही बॉडी का क्या होता है, मूल होता है ना। अगर एक तरह से पिलर होता है ना, तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी होता है कि अगर हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो सामने वाले की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति को देखते ही उसके अनुसार अपनी जितने भी प्रोडक्ट है मेडिसिन है वो दी जाती है पेशेंट को। अगर किसी को वात प्रकृति है तो वात के जो विरुद्ध जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। किसी को पित्त प्रकृति है तो पित्त के विरुद्ध जो मेडिसिन है वो दी जाती है। तब जाके जो सामने वाला जो दोष है वो शांत हो पाता है, और इसी के अनुसार हम आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो करते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा, एक बार पीपीटी शेयर कर रहा हूँ है ना। आप 2 मिनट वेट करिए। जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? जी ग्रेसी मैम। यस, यस सर, एकदम क्लियर ठीक है। आवाज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद आयुर्वेद जितना अपना यूनिवर्स है ना, जो एक्चुअली देखा जाए तो 5 चीज़ों से मिलके बना होता है ना, जिसके अंदर की अपना पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है। 5 ही चीज़ें होती है, और अपनी बॉडी है वो भी इन 5 चीज़ों से ही मिलके बना होता है देखा जाए तो। हम्म, तो अगर कई बार क्या होता है कि जैसे कि अपन कुछ केमिकल्स वगैरह लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, प्रकृति से हट के कुछ चीज़ें लेते हैं, तो जैसे कि अपनी बॉडी को ऑर्गन है जितने भी, वो उनको क्या करती है, वो क्षति पहुंचाती है। इसलिए कई बार अगर अपन कुछ भी मेडिसिन लेते हैं, केमिकल लेते हैं, एलोपैथ का कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो या तो किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं या सीरम क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाता है। इसलिए कई बार देखा होगा कि अपन केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो बॉडी के कई ऑर्गन है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद की मेडिसिन ज़रूरी होती है, और आयुर्वेद की मेडिसिन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो 5 जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो 5 जो चीज़ें होती हैं वही बॉडी में होती है। तो अगर बॉडी को अगर हट के अलग से अगर कोई चीज़ अपन देंगे तो बॉडी को नुकसान करेगी।
एक बार के लिए पीपीटी थोड़ा शेयर नहीं हो रही, 1 मिनट। आवाज भी थोड़ी सी ना स्लो आ रही है डॉक्टर साहब सबको, और मैसेज डाल रहे हैं कि थोड़ा और वॉल्यूम थोड़ा सा तेज होना चाहिए, ठीक जी। है। जी मैम, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा पीपीटी शेयर होने में थोड़ा जी टाइम जी, लग रहा है इसलिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी हेलो। यस सर। जी, पीपीटी शो हो रही है सबको? जी जी जी। जी जी। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपना जो भी टॉपिक है उसके ऊपर। लेकिन देखा जाए तो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। आप आज अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिदोष थ्योरी। त्रिदोष थ्योरी क्या है एक्चुअली देखा जाए तो आपने नाम सुना ही होगा बस। जैसे कि अपन देखते हैं वात पित्त और कफ, ये चीज़ें क्या है। तो जैसे अपन देखते हैं, मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जो 5 जो धातुएं होती है अपनी, है ना, जो 5 महाभूत होते हैं अपने, सॉरी, उनसे ही मिलके अपनी बॉडी बनी होती है। जैसे कि वात, वात के अंदर जो धातु है वो है, वो क्या क्या होंगे एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ होगा और एयर होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती है तो वात का निर्माण होता है ना। फिर अपन देखते हैं कि पित्त, पित्त क्या है, जिसके अंदर अगर फायर या वाटर होगा, अगर जिसके अंदर आग होती है या फिर वाटर होता है, दोनों चीज़ें मिलके पित्त का निर्माण करती है। और कफ क्या है, वाटर और अर्थ है, ये दोनों चीजें मिलके क्या करती है, कफ का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ श्लोक है, कुछ अपना जो जीवन है उसके बारे में। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम स्वास्थ्य साधनम, ये क्या है, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अगर आपकी जो हेल्थ है अगर वो ठीक रहेगी तो ही सबसे बड़ा क्या है, भाग्य है। दूसरा यह है कि ये अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखा जाए तो ये है कि अगर आप एकदम हेल्दी हो तो ही आप कुछ काम कर सकते हो। अगर अनहेल्दी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो जब तक आप हेल्दी हो तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, वरना कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो फिर अपन देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद एक्चुअली में है क्या चीज़, ठीक है। तो आयुष प्लस वेद दो चीजों से मिलके बना होता है। ये आयुष का मतलब होता है कि अपना जीवन या जो लाइफ होती है वो क्या होता है, आयुष। आयुष का मतलब है कि अपनी एज, एज या आयु। और वेद क्या है, शास्त्र, जिसके अंदर, ऐसा शास्त्र जिसके अंदर की अपनी आयु को बढ़ाने वाली जो चीजें होती है उसके बारे में अगर लिखा गया है, वही क्या है, आयुर्वेद। अब अपन देख लेते हैं कि इसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। अगर जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कौन सी ग्रंथ में बताया गया है, वो सारी चीजें अपन किस में, आयुर्वेद में। तो साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञानी क्या है, आयुर्वेद, है ना। ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के टॉपिक में।
तो अपन देखते हैं कि आयुर्वेद जो चिकित्सा जो पद्धति होती है उसके अंदर इलाज के दौरान जो डॉक्टर होता है या जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, वो सिर्फ रोगों के लक्षणों को देख के नहीं चिकित्सा करता, बल्कि आपके मन, है ना, और देखा जाए आपकी प्रकृति, जैसे कि प्रकृति के बारे में बताया मैंने, दोष दोष हो गए जिसमें वात पित्त कफ, और धातुएं धातुएं होती है आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं होती है, जिसके अंदर की सबसे पहले अगर आपने कोई भी फूड इंटेक की या लिया तो सबसे पहले रस बनता है ना किसी चीज़ का, रस के बाद फिर बनता है आपका ब्लड जिसको रक्त कहते हैं, फिर बनती है मांस धातुएं, फिर मेद बनती है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ऐसे करके 7 धातुएं होती है। ये उत्तरोत्तर बनती जाती है, मतलब कि आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे करके 7 धातुएं बनती। तो ये हो गई 7 धातुएं, इन पे भी ध्यान रखिए, सॉरी, इन पे भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही वजह है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बाद भी अलग अलग मरीजों में अलग अलग प्रकृति देखी जाती है। जैसे कि अपन ने कैंसर लिया, तो कैंसर लिया तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी को वात प्रकृति है, पित्त है, कफ है, ये तीनों में अलग अलग शो करेगी। वात प्रकृति है तो अगर कैंसर है तो दर्द ज़्यादा होगा बॉडी में, है ना। अगर पित्त है तो उसको जो सिस्ट है, गांठ है, या कैंसर जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, पाक, पाक का मतलब होता है कि वो पक जाएगी। और अगर कफ प्रकृति है तो जो उसका जो सिस्ट का जो साइज वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, और अपन मेडिसिन भी उसी के अनुसार यूज करवाते हैं पेशेंट को। तो फिर अपन देखते हैं कि प्रकृति और दोष के अनुसार उनकी जो मेडिसिन है अलग अलग हो सकती है, ठीक है, यही कहा है इस पीपीटी में। अब अपन देखते हैं वात पित्त कफ है क्या एक्चुअली देखा जाए तो, और ये हमारी जो बॉडी है और जो अपना जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है उसके क्या संबंध रखता है ना, वात पित्त कफ। तो असल में हमारा शरीर का निर्माण दोष, ठीक है, दोष में अपन देखा ही है जिसके अंदर वात पित्त कफ, ये तो क्या हो गए, दोष हो गए। और धातुएं, धातुएं मैंने अभी 7 जो धातुएं होती है वो बताई है, जिसके अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये चीजें आती है। और 3 मल, है ना, जिसको गंदगी अपन कह सकते हैं बॉडी की, एक तो स्वेद होता है जिसको पसीना कहते हैं, यूरिन होता है, और स्टूल होता है। ये 3 चीज क्या होती है, मल होती है, और इन 3 चीजों से मिलके ही अपना शरीर क्या होता है, बना होता है। तो इसमें भी दोष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है ना, दोष को, जिसमें वात पित्त कफ को क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना है। अब ये तीनों चीजें अगर संतुलन में रहेगी, है ना, ठीक है, अगर तीनों चीजें बराबर चलती रहेगी तो ही आपकी बॉडी है वो क्या होगी, एकदम हेल्दी बॉडी रहेगी, है ना। और अगर ये तीनों जो चीजें अगर संतुलन इन तीनों चीजों का बिगड़ा, अगर वात ज्यादा हुई, कफ ज्यादा हुआ या पित्त ज्यादा हुआ, तो फिर बॉडी क्या हो जाती है, सॉरी, बॉडी क्या हो जाती है अपनी, अनहेल्दी हो जाती है। तो फिर अपन देखते हैं कि अगर इसमें से किसी भी संतुलन बिगड़ा तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हो, या तीनों दोष खुद दूषित होकर धातु या मल को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ, अगर ये तीनों चीजें अगर दूषित हो गई तो एक ऑफ कोर्स बात है कि आपका जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जो है, ये जो धातु हैं वो भी दूषित होंगे, और उसके बाद में आपके जो 3 मल है वो भी दूषित होंगे। तो फिर अपन देखते हैं कि इन तीनों को संतुलित होना ही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य की निशानी है। अगर तीनों अगर कंट्रोल में है, अगर ये तीनों बैलेंस है, वात पित्त कफ, तो ही आपकी बॉडी क्या है, एकदम हेल्दी है। नेक्स्ट पीपीटी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला होता है, बन के बना होता है, जिसको अपन एक्चुअली कह सकते हैं पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, वायु है। ये सारे क्या है, बॉडी के महाभूत है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर का जो स्वास्थ्य है इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, जिसमें वात पित्त कफ है, ये अपन ने पहले ही बात कर ली। अगर ये तीनों शरीर में अगर संतुलित है तो आपका स्वास्थ्य, अगर ये तीनों अनबैलेंस है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा गया है। इसी वजह से इन तीनों को क्या कहा गया है, दोष कहा गया है। तो इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण इनको क्या कहा गया है, त्रिदोष कहा गया है। और यही थ्योरी है, त्रिदोष 3 चीजों से मिलके बना होता है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा है। अगर दोषों के असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण होते हैं ना, अगर पहला देखा जाए तो पहला इन दोषों को बढ़ोतरी करता है, और दूसरा या तीसरा है जो क्या करता है, कमी करता है। अगर 2 चीज बढ़ जाएगी और जैसे कि एक चीज अगर वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो डिजीज है वो बढ़ जाती है। फिर अपन देख सकते हैं कि अगर आपकी खराब जीवन शैली है ना, अगर खान पान आपका चेंज है, तो भी ये जो अपना वात पित्त कफ है इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। ऐसे में अगर अपन समझ सकते हैं, अगर कफ दोष बढ़ने वाली चीजें अगर अपन ज्यादा खाएंगे, है ना, अगर ज्यादा लेंगे तो आपको कफ दोष से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब अपन देख सकते हैं कि इन तीनों में असंतुलन
दो कारणों से आ सकता है, या तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक तरीके से। जैसे कि इनके प्राकृतिक तरीके से अपन देख सकते हैं कि जैसे कि अपने ठंडी हवाएं वगैरह चलती है, तो अगर अपन ठंडी हवा में ज़्यादा रहेंगे तो क्या चीज़ बढ़ जाती है, वात बढ़ जाती है। और फिर अपन देखते हैं कि अगर गर्म वाला जो एरिया होता है, अगर अपन गर्म या धूप में रहेंगे तो क्या होता है, पित्त प्रकृति बढ़ जाती है। ये तो कौन सी हुई, प्राकृतिक चीज़ें। अप्राकृतिक चीज़ें क्या हो गया, अगर अपन ने फूड वगैरह अगर गलत ले लिया, अगर अपन ने रुक्स वाला ले लिया है ना, तो क्या हो जाता है कि अपना वात प्रकृति बढ़ जाती है। अगर अपने ओबेसिटी या मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें ली है ना, जैसे कि दूध या दूध से बनी जो भी चीज़ें अगर अपन ज़्यादा लेंगे तो कफ प्रकृति बढ़ जाती है। फिर अपन देखते हैं मौसम और उम्र के अनुसार बदलाव होने के कारण ही क्या होती है, बीमारी होती है। जबकि अप्राकृतिक क्या है, जैसे कि लाइफ स्टाइल, अगर गलत खान पान है अपना, है ना, अगर कोई डिजीज भी हो जाती है तो ये चीज़ें होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपन देखते हैं नेक्स्ट, बचपन में क्या होता है कि कफ अधिक बड़ा हुआ होता है। अगर जब बच्चा स्टार्ट के अंदर होता है तो उसमें क्या होता है, कफ प्रकृति सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। इसीलिए देखा होगा कि जब बच्चा होता है 5 साल तक तो उसको न्यूमोनिया की समस्या सबसे ज़्यादा होती है ना। तो जब निमोनिया किसके कारण होता है कि बच्चे को कफ तो पहले ही बढ़ा हुआ था, और कफ होता कहाँ पर है, ज़्यादातर जो अपना जो लंग्स का जो एरिया होता है वहाँ पे कफ का स्थान होता है। तो ऑफकोर्स है कि बच्चे को निमोनिया वगैरह की ज़्यादा शिकायत होती है। फिर अपन देखते हैं सर्दी तथा बसंत ऋतु में ये चीज़ें क्या होती है, और भी बढ़ जाती है। ये मौसम के अनुसार होता है। जबकि युवा अवस्था, अगर मेच्योर जो अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है कि युवा अवस्था अपन देख सकते हैं 18 से लेके 35 या 40 साल तक जो होती है युवा अवस्था होती है, वहाँ पे क्या होती है कि गर्मी, एकदम हीट वाला जो होता है वो पित्त प्रकृति बढ़ जाती है ना। कई बार देखा होगा ना, इस एज के अंदर गुस्सा भी सब लोगों को ज़्यादा आता है ना। वो किस कारण आता है कि एक बार प्रकृति वैसे ही ज़्यादा होती है और जो हार्मोन होते हैं वो लेवल पे होते हैं। फिर अपन देखते हैं जबकि वात दोष बुढ़ापे में बढ़ा हुआ होता है ना, जब एज हो जाती है इंसान की 45 या 50 के अब वो हो जाता है इंसान, तो क्या हो जाता है, वात प्रकृति धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है और बॉडी के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। देखा है ना। फिर अपन देखते हैं कि पतझड़ की जो ऋतु आती है तभी भी बढ़ जाता है वात दोष, लेकिन यह प्राकृतिक बदलाव होता है, इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इसको थोड़ा, हाँ, अब अपन देखते हैं त्रिदोष का ज्ञान क्या है। त्रिदोष का ज्ञान, अगर वात का स्थान अगर अपन देखते हैं तो वात का स्थान क्या है, नाभि के नीचे वाले एरिया में है ना। अगर जो लोअर जो पार्ट होता है पेट का, वहाँ पे क्या होती है, वात होती है सबसे ज़्यादा, और रहती भी वात वहीं है सबसे ज़्यादा। फिर अपन देखते हैं पित्त का स्थान कहाँ होता है, हाँ, जैसे कि हार्ट है और अपनी जो नाभि है दोनों के बीच में होता है। जैसे कि चेस्ट और जो नाभि है उसके बीच में पित्त होता है, जहाँ पे अपना स्टोमक होता है ना। तो वही क्या करता है, वहाँ अग्नि सबसे ज़्यादा होती है और पाचन जो क्रियाएं होती है, डाइजेस्ट करने वाली जो क्रियाएं होती है वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो वो हुआ पित्त का स्थान। फिर अपन देखते हैं कफ का स्थान। कफ का स्थान अभी मैंने बताया आपको, जो हार्ट या लंग्स है, जो एरिया है लंग्स से ऊपर वाला एरिया, वो कफ का स्थान है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं प्रधान दोष। कफ कफ कब रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा कफ, बाल्य अवस्था, जिसको अपन जब बच्चा होता है 5 या 10 या 15 साल तक का जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, बाल्य अवस्था। तो ये कफ सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होता है। और अपन दिन में देखते हैं स्टार्ट में, अगर तो दिन का जब प्रारंभ होता है, मतलब मॉर्निंग का जो टाइम होता है, वह कफ, सॉरी, कफ सबसे ज़्यादा होता है ना। देखा होगा ना कि सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो माउथ से कफ ज़्यादा आता है, तो कफ का स्टार्ट होती है। फिर अपन रात्रि को देख लेते हैं, अगर शाम का टाइम 9 बजे से रात को 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है, 9 to 11, तो उस टाइम पे कफ सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर आपने फूड, अगर आपने खाना खाया तो खाने के जस्ट बाद में क्या होता है, कफ बढ़ जाता है ना। ये तो सबको पता है एक्चुअली। फिर अपन देखते हैं पित्त। पित्त कब रहता है, ज़्यादातर अपन देखते हैं कि जब यंग एज होती है तो उसमें क्या होता है कि कफ पित्त सबसे ज़्यादा होता है। फिर अपन देखते हैं दिन का मध्य, अगर आप दोपहर का जो टाइम होता है वहाँ भी पित्त सबसे ज़्यादा होता है। और रात रात का जो मिड वाला जो टाइम होता है उसमें पित्त सबसे ज़्यादा होता है। और जब फूड, अपना फूड खाने के बाद फूड पचने की जो स्टेज होती है ना, खाना पचने की जो स्टेज होती है, जिसको अपन बोलते हैं कि 3 घंटे का टाइम होता है खाना पचने का, उस टाइम पित्त सबसे ज़्यादा होता है ना। फिर अपन देखते हैं वात। वात कब होता है सबसे ज़्यादा, अवस्था कौन सी होती है, जितने भी ओल्ड एज के जो इंसान होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वात का स्थान होता है, देखा है? तो कई बार लोगों को क्या होता है कि जैसे कि एज ज़्यादा है तो उनके जितने भी बॉडी के जॉइंट वगैरह वहाँ से आवाज़ें आती है, कि कट कट के आवाज़ें आती है, तो किस कारण से आती है वो, वात के कारण आती है। और वात का ही कारण क्या होता है कि दर्द, जो बॉडी के अंदर जो पेन होता है वो वात के कारण होती है।
फिर अपन देखते हैं दिन का अंत, अगर आप शाम का टाइम होता है तो वात बढ़ जाती है। अगर रात का अंतिम मतलब कि रात को 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का जो टाइम होता है वहाँ पे वात सबसे ज़्यादा बढ़ती है। और जीर्ण अवस्था, अगर खाना पचने के बाद की जो अवस्था है, 3 घंटे बाद अगर खाना आपने लिया, 3 घंटे तक पेट के अंदर रहा और उसके बाद का जो टाइम होता है वो क्या होता है, वात का बढ़ जाती है। तो ये आई होप कि सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा त्रिदोष, है ना। ये तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी। अपन नेक्स्ट अब देखते हैं कि रस, जैसे कि अपन फूड लेते हैं, जो आहार लेते हैं, अपन जो भी भोजन लेते हैं, तो उसमें कितने तरह के रस होते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। उसमें 6 तरह के रस होते हैं ना। अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो तो 6 तरह के रस होंगे। और अगर आप खाना ले रहे हो तो उसमें 6 तरह का भी खाना लेना ही चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं, सबसे पहले मधुर रस होता है, अम्ल रस होता है वॉल्यूम ना, थोड़ा सा लवण। तेज चाहिए सर। वॉल्यूम थोड़ा स्लो आ रही है क्या मेरी? हाँ बिल्कुल स्लो है, लोगों को आवाज नहीं आ रही है ठीक से। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा अब ठीक है मेरी आवाज़? हेलो? जी। अब बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? हाँ अभी थोड़ी ठीक है। ठीक है ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रस रस भी एक्चुअली देखा जाए तो 6 रस होते हैं ना। और ये 6 रस के साथ ही अपन को जो फूड है वो लेना चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं मीठा, मीठा या मधुर, मधुर अपन कह सकते हैं, जिसमें क्या कौन कौन से जो फल है या भोजन उसमें होंगे, जैसे कि अखरोट हुआ ना, बनानास हुआ ना, मुलेठी हुआ, दूध हुआ, मधु या हनी हुआ, ये सारे कौन से रस के हैं, ये मधुर रस वाले हैं। फिर अपन देखते हैं कि अम्ल, अम्ल जिसको अपन खट्टा कहते हैं, वो ये खट्टे वाली चीज़ों में होंगे, जैसे कि आंवला, नींबू, जितने भी अपने खट्टी जो चीज़ें होती है उसमें होगा। अनार हुआ, आम हुआ, है ना, कर्ड वगैरह हुआ, ये सारी कौन सी है, अम्ल वाली चीज़ें होती है। फिर अपन देखते हैं लवण, लवण जिसको अपन नमकीन कहते हैं, जिसमें कि नमक हो गया और क्षार हो गया। जितने भी अपने 5 तरह के साल्ट होते हैं, उन 5 तरह के साल्ट कौन से होते हैं, लवण रस प्रदान होते हैं। फिर अपन देखते हैं कटु, कटु को अपन कड़वा नहीं कह सकते, कटु एक्चुअली देखा जाए तो तीखा है, जिसको अपन चपरा कह सकते हैं ना, तीखा जो लगता है वो क्या, कौन सा रस होता है, कटु होता है। तो कटु के अंदर जो मिर्च वगैरह आती है, काली मिर्च होती है, चित्रक होता है, पीपली, अदरक वगैरह होती है, हींग वगैरह, ये सारी कौन सी रस प्रदान होती है, कटु या तीखा या चपरा रस प्रदान होती है। फिर अपन देखते हैं तिक्त, तिक्त एकदम देखा जाए तो कड़वा, जैसे कि अपन ने नीम के, नीम वाली अगर कोई चीज खाते हैं अपन, है ना, तो वो कौन सी चीज है, एकदम तिक्त रस वाली है, जिसमें चिरायता हो गया, नीम हो गया, करेला हो गया, एक्चुअली देखा जाए तो तिक्त रस के अंदर आती है। गिलोय हो गई, ये सारी चीजें तिक्त में आती है। फिर अपन देखते हैं कसेला, कसेला क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज मुंह के अंदर ली और आपको मुंह जाम हो जाता है, जैसे कि आप माउथ अगर चला रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे कि कदम हो गया, गूलर बबूल वगैरह हो गया, है ना, जैसे कि बहेड़ा, है ना, हरड़ हो गया। तो ये चीजें क्या होती है, कसाई रस प्रदान होती है। अगर अपन भोजन ले रहे हैं, अगर खाना ले रहे हैं, तो वो 6 रस प्रदान होना चाहिए, तभी क्या होता है, सबसे ज्यादा ठीक होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन। एक्चुअली देखा जाए तो दोष का संचय, संचय का मतलब होता है कि दोष का इकट्ठा, इकट्ठा कब हुआ दोष, है ना, जो वात पित्त कफ है या जो डिजीज है वो एक जगह इकट्ठी कब हुई बॉडी के अंदर। प्रकोप क्या है कि उसका वो प्रकोप दिखने कब लग गई वो, है ना, उसके सिम्टम है वो कब शो होने लग गई, वो क्या चीज है, प्रकोप है। और समन क्या चीज है कि उसको दबाना या उसको ठीक करना। जैसे कि अंदर अपनी जो सारी आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, समन, समन करती है ना। जितने भी अपन टेबलेट्स वगैरह लेते हैं वो क्या करती है, समन करती है। तो ये हो गया संचय, प्रकोप और समन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शिशिर ऋतु, है ना। तो विंटर, जो लास्ट जो विंटर होती है, एक्चुअली देखा जाए तो शिशिर कह सकते हैं उसको। और इंडियन उसका नेम क्या होता है कि मास और फागुन, जो जिसका जो टाइम होता है शिशिर का, एक्चुअली 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी तक का जो टाइम होता है वो शिशिर ऋतु होता है। तो इसमें संचय, इस ऋतु के अंदर क्या होता है कि कफ, कफ है जो सबसे ज्यादा क्या होता है बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं बसंत ऋतु, जिसके अंदर इंडियन जो नेम है उसके अनुसार अपन कह सकते हैं चैत्र या वैशाख। ये कब आता है, 21 फरवरी से लेकर 21 अप्रैल तक का जो टाइम होता है
वो बसंत ऋतु के अंदर आता है। और प्रकोप जो कफ संचय हुआ है, ठीक है, कफ संचय कब हुआ है? शिशिर ऋतु में। लेकिन वो दिखेगा कब आपको? जो अब जो ऋतु आएगी फरवरी से अप्रैल तक, उसके अंदर क्या होगा? वो प्रकोप दिख जाएगी आपको, या सिम्टम शो कर देगी आपको, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं जिसको समर कह सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु अपन कह सकते हो, कब होगी? जेठ या आषाढ़ इंडियन नेम के अनुसार। ये आएगी कब? 21 अप्रैल से लेके 21 जून तक का जो टाइम होता है वो ग्रीष्म ऋतु या समर अपन कह सकते हैं। इसके अंदर वात जो दोष है वो क्या होता है कि संचय बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कफ वाली जो डिजीज शिशिर ऋतु के अंदर अपना स्टोर हुई थी उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं ना। प्रकोप कब हुई हो? कब 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 प्रकोप हुआ? बसंत के अंदर। और इसको अपन दवा कब देंगे? मेडिसिन वगैरह देके इसको शांत कब कर देंगे जिससे कि डिजीज ना हो? वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जैसे कि मानसून वाली जो है ऋतु वो कौन सी होगी इंडियन नेम के अनुसार, या तो श्रावण या भाद्र पक्ष। तो आएगी कब ये? 21 जून से लेके 21 अगस्त तक आएगी। तो इसके अंदर जो पित्त जो दोष है वो क्या होगा? स्टोर होगा बॉडी के अंदर। फिर अपन देखते हैं कि, और प्रकोप जो वात जो स्टोर हुई थी, कब वात स्टोर हुई थी, संचय कब हुआ था उसका? ग्रीष्म ऋतु में। और वर्षा ऋतु के अंदर क्या होगी? दिख जाएगी। जितने भी स्किन जो डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, या तो आपको गर्मी या बरसात के अंदर दिखते हैं ना सबसे ज़्यादा। अगर बारिश होती है जैसे ये स्किन डिसऑर्डर वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर वात का क्या होता है? संचय होता है। और दोष प्रकोप कब होगा वात का? वर्षा ऋतु के अंदर स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा फैलती है। फिर अपन देखते हैं कि शरद शरद जो ऋतु आती है वो कब आती है? इंडियन नेम के अनुसार अश्विन या कार्तिक इसका टाइम होता है। और इंग्लिश नेम अपन देख सकते हैं इसका 21 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक का टाइम होता है। तो इसमें कोई भी जो दोष है उसका संचय नहीं होगा। लेकिन प्रकोप कौन सी डिजीज का होगा? पित्त का प्रकोप होगा एक्चुअली, है ना, जो पित्त इस टाइम को देखने को मिलेगी। और अगर अपन किसी चीज को दबाना चाहें तो वात जो चीज है उसको अपन शोधन कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। वात के कारण जो भी डिजीज हुई है उसका अपन शरद ऋतु के अंदर शोधन करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत में इंडियन नेम के अनुसार क्या होगा? मार्गशीर्ष या पोष जो टाइम होता है वो हेमंत ऋतु के अंदर आता है 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो कफ होता है वो क्या होता है? स्टोर होता है ना, या बॉडी के अंदर कफ क्या होता है? धीरे धीरे जमना चालू होता है। और ये निकलता कब है? कफ बसंत में निकलता है। और इसका ठीक है। और देखते हैं हेमंत ऋतु के अंदर क्या होता है कि जो पित्त जो दोष होते हैं उसका क्या करते हैं अपन? शोधन करते हैं, मेडिसिन देके उसको ठीक करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म, ठीक है। ये कुछ टेबल्स है जिसके अंदर काफी अच्छे से आपको समझाया गया है। दोष वात पित्त कफ जो दोष है वो संचय संचय अभी बताया मैंने, जैसे कि गर्मी, बरसात और हेमंत और शिशिर ऋतु के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा, संचय होगा बॉडी के अंदर। प्रकोप कब होगा वात का? वर्षा ऋतु में होगा। पित्त का कब होगा? शरद ऋतु में होगा। और कफ का कब होगा? बसंत ऋतु के अंदर होगा। अगर इन चीज का अगर अपन को ठीक करना है, अगर कोई बीमारी को ठीक करना है तो सबसे ज्यादा वात वाली जो डिजीज है उसको ठीक करना है तो सर्दी के अंदर अपन करेंगे, है ना। पित्त वाली को हेमंत ऋतु में करेंगे। और कफ वाली जो डिजीज है उसको ठीक ग्रीष्म ऋतु में करेंगे। और सबसे अच्छी जो चीज है समन, किसी चीज को दवा देना। अगर वात अगर चीजें बढ़ी हुई है किसी में, अगर वात के सिम्टम ज्यादा है तो जो ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वात वाले जो पेशेंट होते हैं सबसे बेस्ट क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है। और पित्त वाली चीज़ों के लिए या पित्त प्रकृति वाले जो भी इंसान है या जो भी बॉडी है उनको घी सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो पित्त को जो शांत करने वाली जो मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन क्या है? घी। फिर अपन देखते हैं कफ। कफ अगर बढ़ा हुआ किसी का तो शहद जो होता है वो कफ को क्या करता है? सबसे ज़्यादा बाहर निकालता है। अब वैसे अपन देख लेते हैं कि जो समन वाली, जैसे कि अपन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, आयुर्वेद की जितनी भी मेडिसिन होती है वो चीज़ें क्या करती है? समन करती है, किसी चीज़ को दबा देती है। लेकिन अगर उसको बॉडी से बाहर निकालना है अपन को, अगर पूरी तरीके से बॉडी को एकदम डिटॉक्सिफाई करना है तो क्या करते हैं कि वात वाले जो डिजीज होती है, तो वात का स्थान मैंने आपको पहले बताया था कौन सा होता है? नाभि से जो नीचे वाला जो एरिया होता है वात का स्थान होता है। तो उसको किससे द्वारा ठीक किया जाता है? बस्ती के द्वारा ठीक किया जाता है ना। ये आयुर्वेद का प्रोसेस है। तो ये चीज़ें हैं जो मल्टीपल जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं आयुर्वेद के उसमें की जाती है। तो बस्ती कुछ मेडिसिन होती है उसके द्वारा शोधन करते हैं पूरी बॉडी को। फिर अपन देखते हैं पित्त। पित्त क्या होता है? विरेचन।
तो विरेचन का मतलब ही क्या होता है कि अगर किसी को लूज मोशन लगवाना, किसी को अगर डायरिया वगैरह करवाने के लिए कुछ मेडिसिन होती है जिसमें मदन फल वगैरह होता है आयुर्वेद का, वो दिया जाता है, तो पित्त का विरेचन करवाया जाता है शोधन के लिए। फिर अपन देखते हैं कफ। कफ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, आपको बताया था मैंने कफ का स्थान कहाँ होता है, चेस्ट, चेस्ट वाला जो रीजन होता है ना, तो वहाँ पे होता है। तो कफ कहाँ से निकलेगा, वमन, वमन को अपन एक्चुअली कह सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग अपन करवाते हैं तो वो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर अपन देख लेते हैं, अभी अपन इतनी सारी बातें की कि वात पित्त कफ है एक्चुअल में क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। फिर अपन देखते हैं वात, वात दोष है क्या चीज़। आपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, है ना, हमेशा बहुत तेजी में रहते हैं, है ना, फटाफट कोई भी काम को करने के लिए या निर्णय लेने के लिए रहते हैं, है ना। फिर कुछ लोग बैठे हुए भी पैर वगैरह हिलाते रहते हैं, है ना। ये सारे जो क्या है वात प्रकृति वाले हैं, जिसमें अधिकांश जो प्रकृति वाले जो लोग आपको देखने को मिलेंगे आसपास, वो कितने, वो कौन से होते हैं, वात प्रकृति के होते हैं। तो आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। अगर आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाज लगा सकते हो तो ठीक है। फिर अपन देखते हैं वात दोष। वात दोष मैंने ऊपर जैसे कि त्रिदोष सिद्धांत था उसके अंदर था कि वायु और आकाश इन दो चीजों से मिलकर बना होता है वात, और वात दोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो शरीर में होने वाले सभी प्रकार की जितनी भी गति है ना, जैसे कि अपन फूड ले रहे हैं, अगर फूड को अगर अंदर जाने के लिए अगर कोई चीज है तो वो कौन सी जिम्मेदार होती है, वात। वो तो वात के कारण ही फूड क्या होता है, अंदर जा पाता है ना। जो हमारे शरीर में अगर ब्लड का अगर सर्कुलेशन जो चीज़ करती है वो क्या करती है, वात करती है। और वात की वजह से ही जो धातुएं अपनी वो सभी अपना अपना काम करती है। ठीक है, तो शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान है ना, जितने भी अंदर से खाली स्थान है उसमें क्या होती है, वात मौजूद रहती है या वायु मौजूद रहती है। शरीर के किसी भी स्थान के अंग एक से दूसरे के अगर पहुंचानी है कोई भी चीज़ तो वो सारा चीज़ें कौन सी करती है, वात धातुएं करती है। फिर अपन देखते हैं कि वात इतना प्रभावशाली है कि यह अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर वात अगर एक बार बिगड़ गई बॉडी की तो पेशेंट ठीक होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर वात क्या करते हैं, जैसे कि पित्त बढ़ गया तो वात उसके साथ में मिलके बॉडी में कहीं और जगह लेके डिजीज कर देती है। तो वात अगर आपकी ठीक है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण धातु भी कौन सी है, सॉरी दोष कौन सा, वात दोष है, तो इसको ठीक रखना काफ़ी अच्छा है। फिर अपन देखते हैं कि वात का स्थान अपन देख लेते हैं, कौन सी जगह पे वात का स्थान रहेगा। वात का मुख्य स्थान कौन सा है, तो आपके इंटेस्टाइन वाला जो रीजन होता है वहाँ पे वात का धातु का क्या, सॉरी वात जो दोष है उसका स्टोर रहता है। इसके अलावा अपन देखते हैं नाभि वाले का, नाभि के जो नीचे वाला एरिया है आपकी स्मॉल और जो आपकी बिग जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे होगा, आपका जो बैक वाला एरिया होगा वहाँ होगा ना, टंग आपकी जांग टांग वगैरह है, और बोन वाला जो हिस्सा होता है बोन के अंदर भी क्या होती है, वात होता है। तो आयुर्वेद में सिर्फ वात दोष प्रकोप से होने वाली जो डिजीज हो कितनी होती है, 80 तरह की जो होती है डिजीज होती है ना, वात से होने वाले रोग 80 तरह से होते हैं। फिर अपन देखते हैं वात दोष। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि अगर वात अगर बिगड़ गई या फिर वात बढ़ गई तो उसके क्या कारण होते हैं। अगर वात वृद्धि के अपन कारण देख लेते हैं कि अगर आपने बिना सीखे या सुबह आप स्टूल पास आउट नहीं किए बिना ही आपने अगर उसको रोका तो वात बढ़ जाएगी, अगर उसके पचे बिना ही आपने अगर खाना वगैरह खा लिया तो वात बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं आप अगर ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो तो भी, अगर आप मेहनत से आपकी क्षमता से भी ज़्यादा अगर काम कर रहे हो तो भी दिक्कत हो जाती है ना, तो भी वात बढ़ जाती है। स्लाइड शेयर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि आपने अगर मेहनत भी ज़्यादा कर ली है ना, अपनी जो बॉडी की जो क्षमता उससे भी ज़्यादा अगर आपने मेहनत कर ली तो भी क्या होती है, बात बिगड़ जाती है। अगर आपने तीखी या कड़वी चीज़ें भी ज़्यादा खा ली तो हो जाता है, अगर आपने कोई भी ड्राई चीज़ें ज़्यादा यूज कर ली तो भी वात डिजीज़ क्या होती है, तो बढ़ जाती है। फिर अपन देखते हैं वात बढ़ने के लक्षण। लक्षण क्या होंगे बॉडी के अंदर, सिम्टम क्या होंगे, जैसे कि आपकी जो भी स्किन है वो क्या होगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, है ना,
जो और बॉडी के अंदर सुई चुभने के समान क्या होगी, पीड़ा होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि गैस या गैस्ट्रिक की जब समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, तो गैस जहाँ भी जाके रुकता है वहाँ पे सुई चुभने की जैसी क्या हो जाती है, हालत हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है, वात के कारण होता है। तो ये सारी बात की चीज़ें हैं। फिर अपन ने देखते हैं अंगों के टूटना, अंगों में कमज़ोरी महसूस होना, है ना? जितने भी अपने ऑर्गन हैं उसके अंदर अगर कंपन हो रहा है, वो भी किसके कारण होता है, वात के कारण। अगर पैर वगैरह भी अगर सुन्नपन हो रहे हैं, अगर सुन्न जैसा हो रहा है, तो वो भी क्या होता है, वात के कारण होता है ना? और अगर फीका, अगर स्किन का जो कलर है वो भी एकदम फीका, अगर वाइटनेस हो जाती है तो भी वात के कारण हो जाता है। अगर मुँह के अंदर अगर स्वाद क्या होता है, अगर कड़वा अगर स्वाद आ जाता है तो भी वात के कारण होता है। फिर अपन देखते हैं वात को संतुलित करने वाली क्या क्या चीजें हैं कि अपन वात को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं ऑयल, ऑयल सबसे बेस्ट होता है। फिर होता है घी, होता है ना? फैट वाली चीजें होती है जिसके अंदर अपन देख लिया कि गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन, ये थोड़ी गर्म होती है चीजें, गुड़ वगैरह, तो ये वात का क्या करती है, समन करती है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वात पित्त कफ है तो एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे कि नमकीन हो गया, छाछ हो गई, मक्खन हो गई, है ना, पनीर वगैरह, उबला हुआ दूध का सेवन अपन कर सकते हैं तो वात की जो भी है, बढ़ा हुआ जो वात है वो कम हो जाएगा। घी में तले हुए मेवे वगैरह अपन लेंगे, बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वात का क्या होता है, शमन हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि अगर कि गुज चुकंदर वगैरह, पालक वगैरह, अदरक वगैरह, अगर इनका अपन डेली अगर यूज में या डेली है रूटीन में अपन लेते हैं तो भी बात जो होती है वो संतुलन में रहती है ना। राजमा वगैरह, सोया वगैरह, अगर मिल्क वगैरह अपन लेते हैं तो। फिर अपन देखते हैं कि वात जो रोगी होते हैं उनको क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि साबुत अनाज हो गया, जिसके अंदर बाजरा हो गया। बाजरा क्या होता है, ड्राई होता है, और ड्राई होने की वजह से क्या होता है, उसमें वात पड़ने का गुण सबसे ज्यादा पाया। जैसे कि जौ हो गया, राइस हो गया, है ना, मक्का हो गई, ब्राउन राइस हो गया। इन चीजों से क्या करें, एक्चुअली परहेज करें। जैसे गोभी फूल, पत्ता गोभी, ब्रोंकली, इन सारी चीजों को दूर रखें। अपन अपन देख लेते हैं कि जैसे कि ठंड का जो टाइम होता है उसमें जो ठंडी चीजें अपन यूज करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कॉफी, ग्रीन टी, है ना, फलों के जूस आदि नहीं पिए, ठीक है, और कच्चे केले वगैरह भी नहीं खाएं। ये चीज क्या करती है, वात को बढ़ा देती है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जीवन शैली में अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक निश्चित अपन दिनचर्या बना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। रोजाना अपन थोड़ा टाइम धूप के अंदर टहल सकते हैं, एक शांत जगह बैठ के क्या कर सकते हैं, ध्यान या योगा वगैरह कर सकते हैं। आपको गर्म पानी लेना है, ठीक है, वात को कम करने वाली जो भी औषधि वगैरह उनसे नहाना एक्चुअली देखा जाए तो, और उनको भी लेना। गुनगुने जो तेल होता है, गुनगुना या गर्म जो तेल होता है, उससे थोड़ी बॉडी की मसाज वगैरह करनी होती है ना? जिसमें कि सबसे बेस्ट वात दोष को दूर करने के लिए, बॉडी मसाज के लिए कौन सा तिल तेल होता है, सॉरी कौन सा ऑयल होता है, तिल का तेल होता है। वात जो डिजीज होती है उनमें सबसे बेस्ट काम में लिया जाता है तिल का तेल। फिर अपन देखते हैं बादाम का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं अपन। अपन देखते हैं वात दोष का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि हींग वगैरह, उसको भून के छाछ के साथ मिला के अपन पी सकते हैं तो वात जो समस्या है वो थोड़ी कम हो सकती है। गुड़ वगैरह अपन ले सकते हैं, गुनगुना पानी वगैरह ले सकते हैं अदरक डाल के, है ना? फिर अपन देखते हैं कि न केवल वात दोष को संतुलित करता है बल्कि आपके पूरे दिन का क्या होता है, डिहाइड्रेट करना है। ठीक है, एक चुटकी अगर जायफल का पाउडर अगर शहद के साथ अगर आप मिला के डेली से मॉर्निंग को अगर यूज करते हो तो भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है वात रोगियों को। फिर अपन देखते हैं कि अगर आप पपैया वगैरह आप लेते हो, अनार के फल वगैरह लेते हो, तो ये भी चीज़ क्या करती है, ठीक करती है और कॉन्स्टिपेशन से भी दूर करता है। अगर पपीता आप लोगे तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में क्या करेगा, फायदा करेगा। फिर अपन देखते हैं गर्म चीज़ें जिसमें लहसुन, अदरक, जायफल का भी अपन क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अपन देखते हैं कि वात जो रोगी होता है उनके लिए कुछ योग और आसन है जो आप कर सकते हो। जैसे कि यूट्यूब या गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हो, जिसके अंदर कि आपकी स्थिरता, गर्माहट या जो बॉडी की क्या करता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है। तो और क्या करता है, जो आपकी ड्राइनेस है उसको दूर करता है और जो आपकी बेचैनी वगैरह हो रखी है उसको भी दूर करता है। कौन कौन से आसन है एक बार अपन देख सकते हैं, जिसके अंदर की ताड़ासन हो गया, है ना, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ये कुछ आसन है। पवन मुक्त आसन है, इससे क्या होती है कि जो भी गैस वगैरह होती है वो पास आउट हो जाती है। सेतु बंधासन है या अनुलोम विलोम है, ये सारी चीजें क्या करती है, वात को कम करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि अपना जॉय वेलनेस के अंदर कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट है अपने जो वात को कम करते हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा वात को कम कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं ओलियो। ओलियो काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी वात को कम करता है। फिर अपन देखते हैं शिलाजीत, है ना,
फिर अपन फीवर केयर है, इसके अंदर मोरिंगा वगैरह है ना, अपने गिलोय वगैरह है, ये भी वात को क्या करती है, समन करती है। फिर अपन देखते हैं लीवर केयर है, इसके अंदर भूमि अम्ल की वगैरह है, ये भी क्या करती है, वात का समन करती है। फिर अपन देखते हैं कि ग्लूकोसामाइन जो टैबलेट है, ये भी वात का समन करती है। ओमेगा 369 है, ये भी वात का है ना। जो जोइकेल जो टैबलेट है वो भी, अश्वगंधा हुई, कैल्शियम आयरन टैबलेट हुआ, ऑर्थो केयर हुआ, प्रोटीन पाउडर हुआ, है ना, कॉन्स्टिकेयर या कब्ज जो राहत जो पाउडर है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, वात का शमन करती है या वात को क्या करती है, दूर करती है। नेक्स्ट स्लाइड। अरे ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट दोष। वात का तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। फिर अपन देखते हैं पित्त दोष। पित्त दोष क्या होता है, एक्चुअली गर्म होता है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, तप। तप का मतलब होता है जो जलता है ना, वो क्या होता है, पित्त होता है। तो जो अपनी बॉडी के अंदर जो हीट या गर्मी जो उत्पन्न करता है वो पित्त होता है। यही शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अपन ने एक चीज़ पढ़ी कि वात क्या काम करता है, कि जितने भी फूड वगैरह है, जितना भी अपना ब्लड का जो सर्कुलेशन करता है, वात करता है। लेकिन जितने भी अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, एंजाइम्स वगैरह है, उन सब पे नियंत्रण या कंट्रोल कौन करता है, पित्त दोष करता है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कुछ इंसान बैठे हैं या कोई बैठा, तो अगर उसकी बॉडी से एकदम स्मेल आ रही है ना, तो अगर किसी को जल्दी जल्दी गुस्सा वगैरह आता है ना, वो, तो ये सारी प्रकृति वाले कौन से होते हैं, कि पित्त प्रकृति के होते हैं। जो जिन लोगों में पित्त दोष ज़्यादा होता है उनकी प्रकृति वाले माने जाते हैं। जिन लोग से डाइजेशन वाली जो समस्या है वो होती है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एसिडिटी होगी, है ना, अपच होएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा, तो ये सारी चीज़ें कौन सी होती है, पित्त दोष वाले में होती है। तो फिर अपन देख लेते हैं कि आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि कुछ खाते पीते हैं सांस द्वारा जो अंदर जाते हैं, खून, ठीक है, मलमूत्र, ये तो ऐसे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि पित्त क्या क्या काम करता है, जैसे कि आपकी जो बुद्धि है ना, साहस है, खुशी है, इन चीज़ों का संचालन क्या करता है, पित्त दोष करता है। और पित्त की जो होने वाली जो डिजीज होती है वो कितने तरह से होती है, जिसके टाइप्स कितने होते हैं, 40 तरह से हो सकती है। वात वाला कितने होता है, 80 तरह से होता है, ये 40 तरीके से। फिर अपन देखते हैं पित्त बढ़ने के कारण क्या क्या है, अपन कौन सी ऐसी चीज लेंगे जिससे कि अपना पित्त बढ़ेगा। तो जैसे कि चटपटी चीजें हो गई, नमकीन वाली चीजें हो गई, मसाले वाली चीजें हो गई, है ना, तीखे चीजें हो गई, इनका अगर अपन ज़्यादा यूज करेंगे तो पित्त क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर अपन मेहनत भी ज़्यादा करेंगे तो पित्त बढ़ जाता है ना। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है तो भी पित्त बढ़ जाता है। गुस्से में अगर ज़्यादा रहते हैं तो पित्त बढ़ जाता है। अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो भी पित्त क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने सही टाइम पे अगर फूड वगैरह नहीं लिया तो भी क्या हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है। जैसे कि अगर तिल का जो ऑयल है वो ज़्यादा ले लिया आपने, सरसों का ऑयल ज़्यादा ले लिया, है ना, अगर कर्ड वगैरह ले लिया, लस्सी वगैरह ले ली, अगर खट्टी चीज़ें आपने ले ली, जो अम्ल वाली जो चीज़ें हैं, और लवण वाली, अम्ल और लवण वाली अगर चीज़ें आपने ज़्यादा ले ली, तो पित्त ऑफकोर्स है कि आपका बिगड़ जाएगा या बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिर अपन देखते हैं पित्त बढ़ने के लक्षण क्या क्या अपन बॉडी के अंदर सिम्टम होंगे कि जिससे आपको पता लग जाए कि पित्त बिगड़ गया है। कि जैसे कि बहुत अधिक क्या होता है, आपको थकावट हो रही है ना, और नींद की कमी हो रही है, आपको तेज पेट के अंदर तेज काफ़ी सारी जलन हो रही है ना, पसीना आपको ज़्यादा हो रहा है ना। तो और आपका रंग भी क्या हो जाए, आपका कलर भी क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है ना। आपके माउथ वगैरह से क्या होती है, स्मेल आती है। ठीक है, अगर कोई भी आपके सिस्ट वगैरह है बॉडी में, है ना, वो अगर पक रही है ना, अगर वो पक के फूट रही है तो भी आपको पित्त ज़्यादा होता है। कई बार देखोगे ना, पित्त जैसे कि पिंपल्स वगैरह होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, ज़्यादातर पित्त के कारण होते हैं। तो अगर आप गुस्सा आ रहा है, बेहोशी आ रही है आपको ना, चक्कर वगैरह आ रहा है, मुंह वगैरह कड़वा हो रहा है, खट्टा हो रहा है ना, खट्टी चीज़ें खाने से, तो ये चीज़ें क्या होती है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पित्त को बढ़ने के लक्षण होती है। फिर अपन देखते हैं कि इसको संतुलित या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पित्त को। अपन कुछ ऐसी चीज़ें अपन फूड वगैरह में क्या ले सकते हैं जिससे कि पित्त क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इसके लिए अपन घी का सबसे अच्छा क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है पित्त को कंट्रोल करने के लिए।
इसके अपन गोभी हुआ, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, ये हरी जो पत्तीदार जो सब्जियां होती है वो अपन लेंगे तो पित्त क्या होगा, डाउन चला जाएगा। फिर अपन जितने भी दालें हैं वो लेंगे, एलोवेरा का जूस है वो भी क्या होता है, पित्त विरेचक होता है, एलोवेरा भी है ना। फिर अपन देखते हैं अंकुरित जो अनाज है वो लेंगे, सलाद दलिया वगैरह लेंगे तो पित्त ठीक हो जाएगा। आंवला खट्टा होने के बाद भी क्या करता है, पित्त को खत्म करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आंवला तो सर खट्टा है, फिर भी क्या करता है, आंवला ठंडा होता है। खट्टा इसकी प्रकृति होती है कि आंवला खट्टा होने के बाद भी पित्त को नहीं बढ़ाता। ये एक ही चीज़ है जो खट्टा होने के बाद पित्त को नहीं बढ़ाता। ठीक है, पित्त की जो समस्या है उसमें लहसुन के छोटे टुकड़े करके घी में फ्राई करके अपन ले सकते हैं ना, हल्दी है, मेथी है, इसका पाउडर अपन पानी के अंदर ले सकते हैं, एलोवेरा का है, लौकी का जूस है, व्हीट बार्ले जो जूस होता है वो भी पित्त में क्या जाता है, बेस्ट माना जाता है। जैसे कि गुलाब है, इसकी जो गुलकंद वगैरह अपन बना के पीते हैं वो भी क्या होता है, पित्त को शांत करता है, बेस्ट होता है। फिर अपन देखते हैं पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो पित्त प्रकृति वालों को जैसे कि मूली हुआ, काली मिर्च, खट्टे टमाटर ये नहीं खाने चाहिए, तिल का तेल, सरसों का तेल ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट जितनी भी ये चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट, बिना छिलके हुए बादाम वगैरह नहीं खाने चाहिए। कैफीन वगैरह जो होती है, जिसमें कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह जो चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को। फिर अपन देख लेते हैं पित्त के लिए आसान, या अपन आसन देख सकते हैं कौन कौन से आसन है जिससे कि पित्त डाउन जा सकता है। जिसके अंदर अपन देखते हैं बलासन हो गया, है ना, चाइल्ड जिसको पोज कहते हैं। फिर अपन देखते हैं शीतली प्राणायाम हो गया, सर्वांग आसन हो गया जिसको शोल्डर स्ट्रेन कहते हैं, मर्जरी आसन हो गया, धनुरासन हो गया, मत्स्य आसन और चंद्र नमस्कार हो गया। ये सारे आसन होते हैं और पित्त को शांत करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जॉय वेलनेस के अंदर अपने कौन कौन से प्रोडक्ट है जो पित्त को क्या करते हैं, समन करते हैं या उसको ठीक करते हैं या शांत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड प्यूरिफाई, है ना। ब्लड प्यूरिफाई काफ़ी अच्छा product है जो पित्त को क्या करता है, शांत करता है, और जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करने में मदद करता है। लीवर केयर है अपना। एलोवेरा जो जूस है वो काफ़ी पित्त का शमन करता है। आंवला जो जूस है वो, गिलोय टैबलेट हो गई, ओलियो हो गया, मानसवी रस हो गया, गैस्ट्रोफिक्स जो पाउडर होता है, सनाया वगैरह होता है, तो ये क्या करता है, पित्त का क्या करता है, शमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन देखते हैं तीसरा दोष क्या है, वो कफ दोष। तो कफ दोष पहले अपन ने देखा कौन कौन से महाभूतों से मिलकर बना होता है कफ, या तो पृथ्वी और जल, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जल भी भारी है, हेवी है एक्चुअली देखा जाए तो, और जो पृथ्वी है वो भी क्या है, हेवी। तो कफ क्या होता है, हेवी होता है एक्चुअली देखा जाए तो, और वात क्या होता है, हल्का होता है ना। तो कफ हेवी होने के कारण क्या होता है कि जल और पृथ्वी दो चीज़ों से मिलके होता है। तो फिर अपन देखते हैं कि सभी शरीर के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या करता है कि पोषण देता है, एनर्जी देता है सबको। तो कफ देता है। अगर बाकी दो दोष वात और पित्त को नियमित रखता है, और कफ क्या करता है कि वात और जो पित्त होता है उसका क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, उस पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसे कि हमारी मानसिक या शारीरिक काम करने की जो क्षमता होती है, जितना भी अपना इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल कौन करता है, कफ करता है। ठीक है, जो अपनी क्षमता है, कार्य क्षमता, धैर्य रखना, है ना, ज्ञान आदि क्या होता है, कफ दोष के कारण होता है। तो कफ में मौजूद जो तमो भाव की हो वो नींद का कारण होता है। नींद कब आती है अपन को, अगर अपने खाना खाया तो खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद क्या होती है, नींद आती है। एक्चुअली देखा जाए तो 1 घंटे बाद कफ बढ़ जाता है, तो कफ के कारण क्या होती है, नींद आती है। फिर अपन देखते हैं किसी काम को शुरू करने से आप बहुत देरी कर रहे हो, आप बहुत धीमा चल रहे हो, है ना। आप अगर ऊर्जा या शरीर का संचालन है, स्नेहन का कार्य भी क्या करता है, स्नेहन का मतलब होता है कि अगर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और अगर उनको चिकना रखने का जो काम करता है, क्या करता है, कफ दोष करता है। फिर अपन देखते हैं कि जितने भी बोन्स है ना, जितने भी मसल्स है अपनी, और अपने जितने भी टिश्यूज वगैरह होते हैं, इसके अंदर चिकनाई वाला जो काम करता है वो क्या करता है, कफ का काम होता है। और अपनी जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी कफ करता है ना। फिर अपन देखते हैं आयुर्वेद कफ दोष जो अपनी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसके साथ जुड़ा होता है ना।
इससे क्या होता है कि कफ जो दोष वाले जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि करुणा वाले होते हैं, दयावान होते हैं, है ना। ठीक है, और स्थिरता लाता है। स्थिरता का मतलब होता है कि कफ वाला जो व्यक्ति ज़्यादातर भाग नहीं सकता है, क्योंकि जो जितने भी हैवी जो लोग होते हैं, ओबेसिटी के जो भी पेशेंट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा दोष होता है? कफ दोष होता है। ठीक है, अगर असंतुलित हुआ है ना, तो क्या होगा? आपको या तो सुस्ती आएगी, है ना, या आपका वजन बढ़ेगा, और क्या होगा? आपको नींद आएगी। ये सारी चीज़ें क्या होती है? कफ दोष वाले के साथ होती है। फिर अपन देख लेते हैं कि अगर कफ जो दोष होता है उसको करीब कितना डिजीज होती है, कितनी तरह से डिजीज हो सकती है? 20 तरह से। तो वात के कारण 80 तरह से, पित्त के कारण 40 तरह से, और कफ के कारण 20 तरह से डिजीज होती है। फिर अपन देखते हैं कि कफ बढ़ने का जो मुख्य कारण क्या होता है, या कौन सी ऐसी चीजें अपन ने ली जिसके कारण कफ बढ़ता है। जैसे कि मीठी चीजें अपन ने ज्यादा ली तो कफ बढ़ जाएगा, खट्टी चीजें ली, चिकनाई वाली चीजें अपन ने ली, है ना, तो अपन ने अगर कि मीट वगैरह ज़्यादा लिया, फिश वगैरह अगर ज़्यादा ली, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ली, गन्ना, है ना, दूध, नमक वगैरह अगर ज़्यादा लिया, फ्रीज वगैरह का पानी ज़्यादा पिया, है ना, अगर अपन ने कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, तो कफ जो दोष है वो बढ़ जाता है। तिल लिया आपने, उड़द की खिचड़ी या उड़द की दाल वगैरह अपन लेते हैं, तो वो भी क्या करती है? कफ को बढ़ा देती है। जैसे नारियल, कद्दू वगैरह भी क्या करता है? कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कफ को अपन पहचानेंगे कैसे कि कफ बढ़ रहा है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वजन, जो वेट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? गेन होना चालू हो जाता है। फिर अगर देखते हैं कि अगर अपना जो जीव है, टंग है, उसके ऊपर वाइट वाइट जो लेयर आ जाती है, वो किसके कारण आती है? कफ के कारण आती है। साइनस की, है ना, जिसको राइनाइटिक साइनस है, या साइनस की जो समस्या होती है, नाक से पानी वगैरह आना, ये भी चीज़ें ज़्यादातर किसके साथ होती है? कफ के कारण होती है। फिर होते हैं कि अगर गलत अगर डाइजेशन हो रहा है किसी का, कमजोर अगर, है ना, अगर किसी में फेट का जो जमाव हो जाता है अगर, तो प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको खांसी हो गया, किसी को कफ वगैरह, जुकाम वगैरह, है ना, नाक वगैरह किसी का आना, ठंडा पसीना आना, बार बार अगर यूरिन जा रहा है कोई पेशेंट, या अगर कान से अधिक मेल निकल रहा है ना, तो अगर बाल और जितनी भी स्किन है उसका जो ऊपर का जो है कलर है, या फिर उसके ऊपर तेल वगैरह होता है, वो ज़्यादा आ जाता है, चिकनार जिसको चिपचिपापन कह सकते हैं, गीला गीला अगर महसूस हो रहा है अगर किसी की स्किन, तो भी क्या होता है? कफ प्रकृति वाली हो सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बॉडी के अंदर कोई लेप कर दिया। लेप का मतलब कि बॉडी के ऊपर कोई लेयर है वो जम गई है, तो कफ के कारण होते हैं वो सारी चीज़ें, है ना। फिर अपन देखते हैं कि कफ को संतुलित करने के लिए क्या खाएं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो वात वाली जो चीज़ें होती है, वात को जो बढ़ाने वाली चीज़ें होती है, वो खाई जाती है कफ को। जिसमें कि मक्का आ गया, बाजरा आ गया, है ना, गेहूँ आ गया, ठीक है, ब्राउन राइस आ गया, ये जितनी दालें वगैरह आती है क्या करती है? कफ को क्या करती है? ठीक करती है। जिसमें पालक, गोभी, ब्रोंकली, है ना, शिमला मिर्च, आलू, चुकंदर वगैरह, ये क्या करती है? कफ को भी ठीक करती है। जितनी भी तीखी और गर्म जो चीज़ें होती है, ये भी क्या करती है? कफ को ठीक करती है। फिर अपन देखते हैं कि नमक वगैरह का भी सेवन वो कम करना चाहिए। पुराने शहद का उपयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अगर शहद क्या करता है? कफ को काट के बाहर निकालता है ना। फिर अपन देखते हैं कि कफ दोष के लिए आसन, कौन कौन से ऐसे आसन है जो कफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं या लाभकारी होते हैं। जैसे कि भुजंगासन है ना, त्रिकोणासन है, सूर्य नमस्कार है, ठीक है, और भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन और कपालभाति जो है, ये क्या करते हैं? कफ दोष में लाभकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर अपन देख लेते हैं जॉय वेलनेस की कुछ मेडिसिन अपन देख लेते हैं कौन कौन सी होगी जो कफ को दूर करेगी। जैसे कफ केयर हो गया, लंग्स केयर हो गया, है ना, तो ये कफ को क्या करती है? रिमूव करती है। जैसे गार्लिक जो टेबलेट हो गई, वेट गेन कैप्सूल हो गया, ट्रिम फास्ट हो गया, है ना, लीवर केयर हो गया, ओलियो एंटीऑक्सीडेंट, शिलाजीत वगैरह हो गया, ये ओमेगा 369 हो गया, जोइकेल हो गई, अश्वगंधा, त्रिफला काढ़ा हो गया, कॉन्स्टिक केयर हो गई, और कार्डियो केयर कैप्सूल, ये सारी चीज़ें क्या करती है? कफ को ठीक करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन ने देख लिया कि दोष वात पित्त कफ क्या है ना, अपने सिम्टम देख लिए, ठीक कैसे करना है वो भी देख लिया, है ना, क्या चीज़ खानी है वो भी देख लिया। अब अपन देखते हैं कि नाड़ी, जिसको अपन पल्स बोलते हैं, वो क्या होती है कि अब जो रेडियल जो आर्टरी होती है रिस्ट या कलाई की, वहाँ पे देखी जाती है।
तो इसमें अपन देख सकते हैं कि इसकी जो टेन है वो देखी जाती है, इसकी हार्ट देखी जाती है, हार्ट बीट देखी जाती है, ताल देखा जाता है, रिदम देखा जाता है। अब देखते कैसे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार वात की नाड़ी अगर ज़्यादा चल रही है या पित्त की ज़्यादा चल रही है, कफ की चल रही है, तो एक जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, या जो वैद्य होता है क्या करता है कि अगर आपका जो रेडियल जो आर्टरी है वहाँ पे हाथ, ये डायग्राम जैसे दे रखा है ना, वैसे अगर हाथ को अगर टच करके अपन देख सकते हैं कि अगर जो नाड़ी है ना, तो अगर वो सर्प, जैसे कि सर्प कैसे चलता है, या जलों का चक्करकार, मतलब कि राउंड राउंड शेप के अंदर अगर अपनी नाड़ी चल रही है, तो अपन बता थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि वात दोष हो सकता है। फिर अपन देखते हैं पित्त दोष, अगर जो फ्रो है उसकी तरह अगर बार बार उछल रही है ना, जिसको उछलना अपन कह सकते हैं, अगर वैसे अगर नाड़ी अगर चल रही है अपनी, तो क्या होता है, तो कफ दोष को माना जाता है। फिर अपन देख, सॉरी, पित्त दोष को माना जाता है। और फिर अपन देखते हैं कि कफ दोष क्या होता है कि अगर जैसे कि मोर या हंस की तरह धीरे धीरे अगर नाड़ी चल रही है, तो वो क्या होता है कि कफ दोष को मानी जाती है। ठीक है, ये डायग्राम में अच्छे से दे रखा है, वैसे टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अपन ने देख ही लिया कि वात क्या है, पित्त का है, कफ क्या है ना, इनके सिम्टम वगैरह देख लिए, क्वालिटीज वगैरह देख ली कि क्या होगा, हेयर बॉडी है ना, स्लिम होगा, क्या होगा, बोविल का जो है डिजीज वगैरह कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अपन ने देखा है ना, वात पित्त कफ का। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपना जो ओलियो एंटीऑक्सीडेंट जो जूस है उसके अंदर क्या क्या मेडिसिन आती है एक्चुअली देखा जाए तो, और कितने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो अपन देख सकते हैं, जैसे कि बेरीज वगैरह है, अश्वगंधा हो गई है ना, आंवला हो गया है ना, शिलाजीत हो गई, तुलसी वगैरह हो गई, जिंजर हो गया है ना, कैरेट वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती है, ये सारी चीज़ें अपना जो ओली है उसके अंदर डाली जाती है। अब इनमें से जो मेजर जो चीज़ होती है, जो भी मेजर जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे, कुछ ही दो मेडिसिन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है, अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं आंवला। आंवला क्या चीज़ है, आंवला क्या है, एक मेजर अपन मेडिसिन मान सकते हैं जो हर किसी के अंदर क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो आंवला क्या है एक्चुअली देखा जाए तो, आंवले का जो बोटेनिकल जो नेम है वो क्या होता है, अमेरिका ओफिसिनेलिस कह सकते हैं अपन इसको, है ना। और इसके अंदर रस रस अपन देखते हैं, अभी अपन ने 6 रस पढ़े, उसमें से कौन सा रस होगा इसमें, अम्ल प्रदान की, अगर इसमें सबसे ज्यादा जो रस होता है कौन सा होता है, अम्ल रस होता है, लेकिन लवण वर्जित, मतलब कि जो लवण जो रस होता है वो नहीं होता है, बल्कि पांचों रस होते हैं, जिसमें मधुर होएगा, अम्ल होएगा, लवण नहीं होगा, बाकी कटु तिक्त और कसाई जो पांचों रस है वो सब होंगे, और जो अम्ल जो रस है वो क्या होएगा, प्रदान होएगा। फिर अपन देख लेते हैं गुण, गुण कौन सा होगा, इसके अंदर रुक्स होगा, मतलब कि अगर आपने ज्यादा भी आंवला खाए तो क्या होता है, बॉडी के अंदर रुक्षता या ड्राइनेस ला देता है ना। सर होगा या लघु होगा, पचने में क्या होता है, हल्का होता है। और इसका जो विपाक होता है, विपाक क्या कहते हैं अपन आयुर्वेद के अंदर, विपाक क्या होता है, अगर आपने आंवला खाया, कई बार आपने देखा होगा कि आंवला खाने के बाद मुंह के अंदर जो लास्ट का जो टेस्ट होता है वो कैसा आता है, मधुर मीठा लगता है। तो यही क्या है, विपाक होता है। किसी चीज को अपने स्टार्ट में खाया, इस खाते ही जो भी रस अपन को लगा, तीखा लगा, कड़वा लगा, कुछ भी लगा, तो वो क्या होता है, रस होता है। विपाक क्या होता है कि रस जैसे कि कुछ भी अपन ने खाया उसके बाद का जो रस होता है वो विपाक होता है। फिर अपन देखते हैं वीर्य। वीर्य क्या होता है, शीत। शीत क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर क्या करेगा ये, या तो गर्म, गर्मी उत्पन्न करेगा, या क्या करेगा, शीत। दो ही चीज होती है, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, बॉडी के अंदर दो ही वीर्य। तो आंवला खाने के बाद पेट के अंदर पचने के बाद क्या करता है, ये ठंडा करता है, शीत होता है ये, है ना।
ये सारे अपन देख लेते हैं। फिर अपन देखते हैं कि दोष कर्म, कौन सा ऐसा दोष है जिसको आंवला शमन करता है। तो ये त्रिदोष को क्या करता है, शमन करता है। तो वात पित्त कफ जो दोष होती है उसका क्या करता है, ये शमन करता है। तो सबसे बेस्ट माना जाता है आंवला खाने के अंदर। अगर आप आंवला ले रहे हो तो वो क्या होता है, वात पित्त कफ को कंट्रोल में आने के लिए होता है। फिर अपन देखते हैं रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है, आंवले में होता है। अगर आपने 100 ग्राम अगर आंवला लिया तो उसके अंदर 600 mg मतलब कि 60% के समथिंग क्या होता है, विटामिन सी होता है। फिर अपन देखते हैं इसके कर्म या एक्शन, एक्शन किस किस के अंदर आंवला सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। जो रसायन का काम करता है, रसायन क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्टिनेस नाले वाला जो मेडिसिन होती है वो क्या होता है, आंवला होता है। दूसरा अपन देखते हैं परमे, परमे क्या होता है कि जो डायबिटीज जो होता है परमे के अंदर भी काफ़ी सारा क्या करता है, ये हेल्पफुल करता है। फिर अपन देखते हैं ज्वर, अगर फीवर अगर किसी को, तो भी आंवला बेस्ट रहता है। रक्तपित्त, रक्तपित्त क्या होता है कि अपन ने अब जैसे कि गर्मियाँ आ रही है तो जैसे कि नाक से किसी को ब्लीडिंग हो रही है ना, तो वो रक्तपित्त होता है। उसमें क्या करता है कि जो रक्त होता है, जो पित्त होता है, जो रक्त के साथ मिलके बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, जो भी जिसको अपन के छिद्र कह सकते हैं, वहां से निकलना चालू हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा होएगा ये, है ना, क्योंकि गर्मी में जा रहा है तो नाक से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, मुंह से चालू हो जाता है, तो वो क्या होता है, रक्तपित्त। तो इसके अंदर भी सबसे ज्यादा क्या होता है कि कारगर होता है। फिर अपन देखते हैं पांडु, पांडु फिर अपन देखते हैं कामला, है ना। पांडु क्या होता है कि जो जॉन्डिस होता है वो पांडु होता है, कामला एनीमिया होता है ना। शुक्र से हो गया, अगर किसी की जो शुक्र वाली जो धातु है, अगर सारी धातुएं अगर क्षीण हो गई, अगर कम हो गई, तो उसको भी क्या करता है, बढ़ाने वाला होता है। केस्य होता है, केस्य मतलब होता है कि बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना। ठीक है, अगर किसी को सौफ है, मतलब किसी को स्वेलिंग है बॉडी के अंदर, तो भी क्या होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं चक्षुष्य, चक्षु मतलब आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट क्या माना गया, आंवला माना गया। फिर अपन देखते हैं मेदोहर, मेद क्या होता है, अगर शरीर के अंदर अगर मेद धातु बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ओबिसिटी का पेशेंट हो जाएगा। अगर ओबिसिटी को अगर कम करना, अगर मेद धातु को कम करनी है, तो भी आंवला क्या होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फिर अपन देखते हैं कि मुख्य कर्म क्या होता है, आंवले को खाना क्यों चाहिए। आयुर्वेद के अंदर कहा गया, चरक सूत्र 40वां चैप्टर के अंदर 25 नंबर का श्लोक, उसमें कहा गया आमूलक व्यय स्थापन। व्यय का मतलब होता है कि एंटी एजिंग, आपकी जो एज है उसको बढ़ने ही नहीं देगा, मतलब कि आपको क्या करेगा, एकदम यंग यंग बनाए रखेगा, है ना। तो यही इसका मुख्य कार्य है। अगर आप आंवला डेली लेते हो तो ये आपको क्या करता है कि यंग बनाए रखने के काम आता है। इंडियन जो गोसबेरी है वो किसको कहा गया, आंवले को ही कहा गया। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट होता है आंवला खाने के लिए। फिर अपन देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है वो क्या क्या करता है एक्चुअली, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, है ना। फिर देखते हैं कि एंटी अल्सरोजेनिक, अगर किसी को अल्सर वगैरह की दिक्कत है तो होता है ना। एंटी कार्सोजेनिक, अगर आपको ट्यूमर वगैरह होता है तो उसकी सेल से लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आंवला होता है। फिर अपन देखते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको भी कम करने में क्या करता है, ये मदद करता है। और अगर आपको इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेटरी है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी उसको भी क्या करता है, कम करता है। फिर अपन देखते हैं अगर किसी को डायबिटीज है, अगर पर में है, तो उसमें क्या करते हैं, या फिर किसी को गाउट या अर्थराइटिस की अगर समस्या है, उसमें क्या करते हैं कि आंवला और हल्दी का जो पाउडर होता है उसको साथ में देते हैं, तो डायबिटीज और अर्थराइटिस जो होता है उसमें क्या करता है, फायदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर अपन देखते हैं ज्वर, आयुर्वेद में ज्वर को ज्वर है, और अपन वैसे क्या ले सकते हैं, फीवर, फीवर अगर फीवर है किसी को तो भी क्या करते हैं कि अगर आंवले का जो फ्रूट है उसको घी के साथ क्या करते हैं, अच्छे से भून के उसका पाउडर लेने से क्या होता है कि फीवर भी क्या होता है, डाउन हो जाए। फिर पांडु, पांडु को एनीमिया अपन कह सकते हैं। अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है ना, किसी को ब्लड की शिकायत है या क्रोनिक एनीमिया है, तो उसमें क्या करते हैं, आंवले का जो जूस होता है वो अंगूर के साथ दिया जाता है। ठीक, सॉरी, आंवले का जो जूस है उसको कैसे साथ दिया जाता है, हनी या शहद के साथ दिया जाता है, तो जो एनीमिया का जो पेशेंट है उसमें यूजफुल होता है। फिर अपन देखते हैं कि जॉन्डिस वाला जो पेशेंट है उसमें क्या करते हैं कि ग्रेप्स के साथ या अंगूर के साथ इसको दिया जाता है। फिर अभी देखा आपने रक्तपित्त, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है नाक से, है ना, तो उसमें क्या दिया जाता है, आंवले का जो पाउडर है उसको किसके साथ दिया जाता है, शहद के साथ दिया जाता है या शुगर के साथ दिया जाता है, तो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अपन देखते हैं हिक्का, हिक्का या हिचकी, अपन को कई बार हिचकी आती है, अगर कफ आता है साथ में, तो उसमें कैसे लिया जाता है आंवला। जो काली मिर्च है जिसको पाइपर लौंग अपन कह सकते हैं, उसको किसके साथ लिया जाता है, मधु के साथ या शहद के साथ लिया जाता है, तो हिचकी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। फिर अपन देखते हैं कफ, कफ अगर कफ वाली जगह डिजीज है तो उसमें आंवले का जो चूर्ण है वो काली मिर्च के साथ अपन, सॉरी,
आंवले का जो पाउडर है उसको दूध के साथ उबाल के फिर अपन घी डाल के फिर अपन लेते हैं, है ना। फिर अपन देख लेते हैं केमिकल कंपाउंड। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि केमिकल कंपाउंड क्या है इसके अंदर ऐसा जो इसको खास बनाता है। जैसे कि एम्बलिकोल है इसमें, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड है, ल्यूपियोल है, ठीक है, बेंजोइड है, टेनिन है। 28% क्या होता है, टेनिन होता है। कार्बोहाइड्रेट है, फेट है ना, प्रोटीन है, कैल्शियम वगैरह है, एल्केलाइड एसिड है, जेटिन है ना, और क्या होता है, ग्लूकोजीन है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, इसको खास बनाती है। फिर अपन देखते हैं इसकी डोज कितनी अपन ले सकते हैं। तो इसका अगर पाउडर है तो इसका 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं, या 10 ग्राम तक इसका जो पाउडर है उसका डोज ले सकते हैं। दूसरा, अगर अपन सोरस में अपन लेंगे, जैसे कि सोरस को क्या करते हैं अपन जूस कह सकते हैं। जूस कितना लेंगे अपन, या 10 से लेके 20 ml तक अपन ले सकते हैं। अगर टेबलेट फॉर्म में है ना, तो क्या लेंगे, 1 टेबलेट लेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, काफ़ी ही हेल्प करती है। फिर अपन देखते हैं विथेनिया सोमनीफेरा। इसको अपन क्या कह सकते हैं, अश्वगंधा कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं, कहते ही हैं अश्वगंधा। तो यूजफुल पार्ट कौन सा होता है इसके अंदर, रूट होती है सर, है ना, तो इसकी रूट ली जाती है। रस कौन सा होता है, तिक्त होता है और कसाय होता है ना। गुण कौन सा होता है, लघु होता है ना। फिर अपन देखते हैं कि स्निग्ध होता है, स्निग्ध मतलब चिकना होता है। दूसरा अपन देखते हैं विपाक, मधुर। अगर आप अश्वगंधा का टेबलेट अगर चबाओगे, चबाने के बाद क्या होता है कि वो मीठी लगती है। और अपन देखते हैं कि अगर वो पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा गुण करती है, उष्ण करती है। इसलिए ज़्यादातर अपन देखते हैं कि अगर किसी को हाइपर एसिडिटी का कोई पेशेंट है तो उसको अश्वगंधा क्या करते हैं, अपन अवॉइड करते हैं ना। फिर अपन देखते हैं एक्शन, कौन सा जो दोष है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। तो वात और कफ दोष, तो वात और कफ दोष को क्या करती है, कम करती है, लेकिन पित्त दोष है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कर्म या एक्शन। अपन देख सकते हैं क्या करती है, बल्य, बल्य मतलब कि बल देती है, बॉडी को एनर्जी देती है ना। ठीक है, फिर रसायन का काम करती है। ठीक है, शोथ, अगर किसी को स्वेलिंग है बॉडी के अंदर तो उसको कम करती है ना। विष, है ना, अगर किसी को टॉक्सिक वगैरह अगर ले लिया किसी ने, अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो उसमें भी फायदा करती है। व्रण, अगर किसी को घाव है बॉडी के अंदर तो उसको भी भरने में हेल्प करती है ये। फिर अपन देखते हैं कर्मी, कर्मी अपन क्या देखते हैं, जैसे एस्करिस वगैरह, अगर पेट के अंदर एस्करिस वगैरह है उसको भी क्या करती है, मारने का काम करती है। अगर किसी को कफ है या श्वास वाली जो बीमारी होती है, अस्थमा है पेशेंट को, तो उसको भी अश्वगंधा काफ़ी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। फिर अपन देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है ना, एंटी मियोटिक होता है कि, ठीक है, एंटी ट्यूमर होता है ये, है ना, जो कैंसर सेल होते हैं उसको मारने वाला होता है। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है। अगर किसी को एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है उसको कम करती है। अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर होता है उसमें काफ़ी सारा हेल्प करती है ये। फिर अपन देख लेते हैं कि रसायन, रसायन अगर किसी को बॉडी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना, अगर रसायन की तरह यूज लेना होता है तो क्या करते हैं, अश्वगंधा का जो पाउडर होता है उसको मिल्क के साथ उबालते हैं, उसके अंदर घी का आधा चम्मच या 1 चम्मच घी का डालते हैं, स्पून का। उसके बाद उसको क्या करते हैं कि ले लेते हैं, या फिर ऊपर से गुनगुना पानी के साथ ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, रसायन के कारण, सॉरी, रसायन का काम करती है। और वेट गेन करने में भी क्या करती है, मदद करती है। अगर किसी का वेट लॉस है तो वेट गेन के लिए भी अश्वगंधा ली जा सकती है। फिर अपन देखते हैं कि सोस, या किसी को इंसोम्निया, अगर नींद वगैरह नहीं आती है, अगर किसी को सोस क्या होता है कि धातुएं शुष्क हो गई है, मतलब धातुएं बनी नहीं रही है ना। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल थिन है, पतला है, अगर उसमें धातुएं सारी क्षीण हो गई है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो तब क्या करते हैं, अगर किसी को इनफर्टिलिटी का अगर कोई पेशेंट है तो इसमें भी काफ़ी सारी हेल्प करती है ये, है ना। गर्भधारण जिसको अपन कह सकते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो अश्वगंधा का क्या करते हैं, दिन में 2 बार यूज करते हैं, मिल्क के साथ या घी के साथ अपन यूज कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं केमिकल कंपाउंड या केमिकल कॉम्बिनेशन अपन देख सकते हैं, जिसके अंदर की रूट के अंदर क्या होगा, इसमें सोमनीफेरिन होएगा, ठीक है, सेमनीफेरिन होएगा ना, विथानिन होगा, निकोटिन होगा, विथालियोल होगा, ये एक तरह से लैक्टोज स्टेरॉइड है। एल्केलाइड होगा, ट्रोपिनिन होगा, है ना, स्टेरोलैक्टोर होगा, स्टार्च होगा, ठीक है, और जी स्ट्रोल होगा। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रूट के अंदर मिलेंगे सारे केमिकल कंपाउंड। और सीड्स के अंदर अपन देख सकते हैं, अगर इसके बीज के अंदर अपन देखते हैं क्या होगा, विथानोलाइड होगा ना, विथोनोफेरिन ए होगा। ठीक है, ये सारा केमिकल कंपाउंड इसके अंदर होगा। फिर अपन देखते हैं कि इसका डोज, ये इसकी जो मात्रा होती है कितनी अपन लेते हैं,
पाउडर का तो अपन या 3 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं, और टेबलेट 1 टेबलेट ले सकते हैं। फिर अपन देख लेते हैं कि इसका जूस ये अश्वगंधा अरिष्ट भी आता है, वो अगर अपन यूज कर सकते हैं, वो कितना लेते हैं, 10 to 12 ml अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, थैंक यू। ये आपका अभी कंसल्ट्रेसी के लिए कुछ नंबर है, तो ये एक्टिव हो चुका है ना। अगर आपको, जैसे कि स्टार्ट में मैम ने बताया कि कंसल्ट्रेसी स्टार्ट है तो 10 to 4 का टाइम रहेगा, तो ये नंबर रहेंगे, आप एक बार के लिए नोट कर लीजिए। आपको कुछ भी क्वेरीज हो या कोई भी पेशेंट हो तो उनकी रिपोर्ट्स मेरे को सेंड कर सकते हो, है ना। मेरे को से पेशेंट से आप बात करवा सकते हो, तो मैं 10 to 4 अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये स्लाइड है ना आपको भेज दी जाएगी। बाकी एक बार सारे लोग नंबर को नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके जो ग्रुप्स वगैरह बने हैं उसमें भी एक बार के लिए शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। जी ग्रेसी मैम। थैंक यू सर। ओ, कमाल का टॉपिक था आज तो, बहुत 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 मजा आया, जी बहुत ही शानदार। और हम सभी के तरफ से, पूरे जोई वेलनेस के तरफ से, जितने यहाँ पे बैठे हैं सबके तरफ से, जो नहीं अटेंड कर पाए वो लोग भी फोन पे बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं अटेंड कर पाए कोई कारणवश, तो सबके तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद, थैंक इतने यू मैम। शानदार तरीके से वात पित्त और कफ के बारे में पूरी जानकारी हम सबको देने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को ये नॉलेज कहीं थोड़ा सा कम था, जिसकी जी वजह से शायद हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे सर। तो नंबर भी सबके पास शेयर हो चुका है। बिल्कुल मैम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर जी सर। ऐसे ही क्या है, जैसे कि पर मंथ अपन एक एक जूम मीटिंग पे जो भी डिजीज है, एक एक डिजीज का अपन ऐसे स्लाइड बना के कुछ क्लासेस वगैरह अपन लेंगे, 1 घंटे का रहेगा सेशन। जी जी जी। उसमें इसमें जो भी अपनी मेडिसिन है, जिसकी दो दो जो मेडिसिन है उसके बारे में बताया जाएगा ना, यस। और डिजीज के बारे में बताया जाएगा, उनके क्या टेस्ट होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, कौन से जो अपने जो वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो अपन यूज करवा सकते हैं, सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। ये तो बहुत ही शानदार होगा सर। जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके। और बाकी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको फिर से एक न्यूज सर दे दिए कि वीकली सर एक ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि दो दो एक ही सप्ताह में बहुत सारे डिजीज के बारे तो नहीं बता पाएंगे, यही ना सर? नहीं, मंथ में एक रहेगी मीटिंग, वन में एक अच्छा। घंटे की, तो उसमें अपन हाँ, बता देते हैं ना। महीने में एक बार रहेगा सर का बिल्कुल। ट्रेनिंग। और वो डिजीज के बारे में जो भी आपको पूछना हो या सर अपने तरफ से बताएंगे, तो सारे नॉलेज हम लोगों को मिलेगा। और हमेशा हम लोग ऐसे ही डायरी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज तो मैं बहुत सारे नोट्स बनाई हूँ, जी आप लोग कितना बनाए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत सारे नोट्स बनाई। मुझे बहुत मजा आया सर, और उम्मीद करती हूँ सारे लोगों को ही बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद सर का नंबर था, आप लोग नंबर ले लिए होंगे सर। 10 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, 10 से 4 है ना, 10 to 4। अच्छा, 10 to 4। यस टेन मैम। टू फोर सर को आप कॉल कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। आप जो भी पेशेंट रहेंगे आपके पास, या किसी चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप डॉक्टर राकेश सर से जी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक अवेलेबल रहेंगे, और आप लोग उनसे बातें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर, डॉक्टर साहब की शायद 3-4 दिन के बाद से, जी मैम। या कल से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा फ़ोन वगैरह मेरे पास आने में थोड़ा टाइम ओके। लगेगा, तो 3 4 दिन के अंदर फ़ोन नंबर तो एक्टिव हो चुका है, लेकिन ओके। मेरे तक पहुंचने के लिए 2 3 दिन का टाइम लग सकता है। जी जी। तो सबको क्लियर हो रही है, आवाज आ रही है, आपकी ही आवाज आ रही है। जी 3-4 दिन लगेंगे डॉक्टर साहब को उनके पास फोन जाने में, कंपनी के। और फिर आ जाएगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो भी ये जानकारी होती है या आपको लेनी है, तो आप ऑफिस में कॉल करके डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी कंटिन्यू हम लोग कर भी रहे हैं।
तो इस तरह से कंटिन्यू आगे रहेगा। और एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, वात पित्त और कफ के बारे में नॉलेज, साथ ही साथ जोई वेलनेस का नॉलेज शानदार तरीके से, हमारा जो ओलियो, वनस्बी, एलोवेरा और ये सारी बातें हम लोगों को बताने के लिए। तो मुझे ओके। लगता आज कोई सवाल और ना करे लोग शायद, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो एक बार फिर से सो मच, विदा जी लेते मैम, हैं सर। थैंक यू। डॉक्टर जोय साहब विदा लेते हैं।